नमस्कार। इतिहासकार E.H. कार ने कहा था, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच एक अंतहीन संवाद है। आज हम स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुरातत्व के ऐसे ही एक अहम संवाद की गहराई में उतरेंगे और इसमें हम खास तौर पर अमलानंद घोष के जो जबरदस्त योगदान रहे हैं उन पर फोकस करेंगे। जी। हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से द प्रिंट में छपे एक लेख और उससे जुड़े शोध पर आधारित है। ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों और भारतीय इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन क्या है? अमलानंद घोष के काम को समझना, खास तौर पर उनका 1950 से 52 वाला सर्वे, और ये देखना कि कैसे इसने भारत के विभाजन के बाद जो मुश्किल हालात थे उनमें भारतीय पुरातत्व पर एक गहरा असर डाला। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। देखिए, विभाजन ने सिर्फ नक्शे नहीं बदले थे, इसने हमारे साझे इतिहास की जो समझ थी उसे भी काफी उलझा दिया। हाँ, ये तो है। और इसी माहौल में सर मोर्टिमर व्हीलर, जो अविभाजित भारत के आखिरी ब्रिटिश आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने 1950 में एक किताब लिखी 5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। सोचने वाली बात है ना? विभाजन के सिर्फ 2.5 साल बाद पाकिस्तान के 5000 साल के इतिहास का दावा। जी, ये दावा बहुत अहम था उस समय। और ये वही दौर था जब वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी यानी आर्य आक्रमण सिद्धांत, वो भी काफी चर्चा में था और व्हीलर इन बहसों के बिल्कुल केंद्र में थे। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि व्हीलर का ये नजरिया क्यों मायने रखता है। कई लोग इसे ऐसे देखते हैं कि ये विभाजन को सही ठहराने की कोशिश थी और जो नया देश बना पाकिस्तान, उसे सिंधु घाटी जैसी पहली महान सभ्यता का एकमात्र वारिस बताने की कोशिश थी, क्योंकि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहर अब पाकिस्तान में थे। अच्छा। लेकिन देखिए, इतिहास और संस्कृति को आप इस तरह सियासी सरहदों में कैसे बांट सकते हैं? ये असल में इतिहास पर कब्जा जमाने जैसा था। तो व्हीलर एक तरह से इतिहास पे अपना दावा ठोक रहे थे। पर क्या भारतीय पुरातत्वविद चुप बैठे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मजे की बात देखिए, उन्होंने व्हीलर से सीखी हुई वैज्ञानिक पद्धतियों का ही इस्तेमाल किया इन धारणाओं को चुनौती देने के लिए। अमलानंद घोष के नेतृत्व में एक टीम बनी जिसमें देबला मित्रा और सरन सिंह जैसे काबिल लोग थे। हाँ, बहुत काबिल टीम थी वो। उन्होंने 26 अक्टूबर 1950 को बीकानेर क्षेत्र में सर्वे शुरू किया। ये काम चला 1950 से 52 तक और मकसद साफ था, जो ये पश्चिमी सोच हावी हो रही थी उसका पुरातात्विक जवाब देना। बिल्कुल सही। उन्होंने आज का जो हनुमानगढ़ जिला है वहां से लेकर भारत पाक सीमा तक का पूरा इलाका छान मारा। सोचिए, उस जमाने में रेगिस्तान में सर्वे करना कितना मुश्किल रहा होगा। जी हाँ, चुनौतियां तो बहुत थीं, लेकिन नतीजा एकदम क्रांतिकारी था। 2 फील्ड सीजन में 100 से ज्यादा साइट्स खोज निकाली। 100 से ज्यादा? हाँ, इनमें 25 हड़प्पा की बस्तियां थीं और करीब 20 पेंटेड ग्रेवेयर यानी चित्रित धूसर मृदभांड वाली बस्तियां। ये PGW एक खास किस्म के मिट्टी के बर्तन है जो बाद की एक अलग संस्कृति से जुड़े हैं। अच्छा। इन खोजों ने उस विचार को ही ध्वस्त कर दिया कि ये महान सभ्यता सिर्फ सिंधु घाटी, जो अब पाकिस्तान में है, वहीं तक थी। घोष ने साबित किया कि सभ्यता घग्गर हकरा नदी, जिसे प्राचीन सरस्वती मानते हैं, उसके सूखे हुए बेसिन में भी खूब फैली हुई थी और ये इलाका भारत में है। भारत में भी उतने ही महत्वपूर्ण स्थल थे। बिल्कुल। तब तक भारत में सिर्फ 2 ही ज्ञात स्थल थे, रोपड़ और रंगपुर। घोष की खोज ने अकेले ही 25 और जोड़ दिए। अरे वाह! और इतना ही नहीं, इसने ऑरल स्टीन के पुराने नतीजों को भी गलत साबित किया। स्टीन मानते थे कि इस इलाके में कुषाण काल से पहले कोई बसावट थी ही नहीं। अच्छा, तो यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इन खोजों के आधार पर घोष ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम पर ही सवाल उठा दिया। जी हाँ, बिल्कुल। उनका तर्क था कि भाई ये नाम ज्योग्राफिकली सही नहीं है, क्योंकि सभ्यता तो सिंधु बेसिन से कहीं ज्यादा दूर तक फैली हुई थी। तो फिर क्या नाम सुझाया उन्होंने? उन्होंने पुरातात्विक परंपरा का पालन किया। जैसे टाइप साइट होती है, वो पहली जगह जहाँ कोई खास प्राचीन संस्कृति पहचानी जाती है और जिसके नाम पर उस संस्कृति का नाम रखते हैं। तो टाइप साइट हड़प्पा के नाम पर उन्होंने हड़प्पा सभ्यता नाम प्रस्तावित किया और आज देखिए, ज्यादातर पुरातत्वविद इसी नाम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तो है, हड़प्पा सभ्यता ही ज्यादा सुना जाता है। सिर्फ खोज ही नहीं, घोष ने कुछ जगहों पर छोटी खुदाई भी की, जैसे तरखान वाला डेरा, जो एक हड़प्पा स्थल था, और चक 86 GB, जो PGW स्थल था। ये छोटी खुदाइयां भी बहुत अहम थीं,
क्योंकि इनसे टाइमलाइन मतलब कालक्रम साफ हुआ। अच्छा, क्या पता चला? पता चला कि इस इलाके में हड़प्पा के लोग पीजीडब्ल्यू संस्कृति के लोगों से काफी पहले आए थे और दोनों के बीच एक लंबा गैप था। मतलब ये कि हड़प्पा के लोग यहाँ से चले गए, फिर वो जगह वीरान रही और फिर काफी बाद में पीजीडब्ल्यू लोग आकर बसे। उनका आपस में कोई सीधा लेना देना नहीं था। ये तो बड़ी खोज थी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि 2009 और 2016 में जो बड़ी खुदाइयां हुई, उन्होंने भी घोष के इसी आकलन की पुष्टि की है। कमाल है। अच्छा, घोष का एक और बड़ा योगदान था शायद, वो ASI की पत्रिका। जी हाँ, बिल्कुल। इंडियन आर्कियोलॉजी रिव्यू यानी IAR, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक पत्रिका थी जिसकी शुरुआत घोष ने की। ये उस समय एक बहुत बड़ी पहल थी। इसका मकसद था कि एक साल में देश भर में जितने भी पुरातात्विक काम हुए हैं, खोज, खुदाई, संरक्षण, उन सब का एक संक्षिप्त ब्यौरा एक जगह मिल जाए। सही। अफसोस की बात है कि पिछले करीब 2.5 दशकों से इसका प्रकाशन रुका हुआ है। हाँ, ये सच में अफसोसजनक है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है, खासकर हमारे UPSC अभ्यर्थियों और इतिहास प्रेमियों के लिए? देखिए, अम्लानंद घोष का काम सिर्फ पुरानी चीजें खोजना नहीं था। ये आज़ादी के बाद भारतीय पुरातत्व के लिए एक वैज्ञानिक और अहम एक राष्ट्रवादी मानक तय करना था। बिल्कुल। इसने सीधे सीधे औपनिवेशिक सोच को चुनौती दी और हमारे उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यता की समझ को बहुत फैलाया। एकदम सही कहा। और अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो 7 दशक बाद भी घोष के निष्कर्ष और उनका काम करने का तरीका दोनों ही प्रासंगिक हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज का जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हो रहा है वो उसी रिगर, उसी गंभीरता, उसी व्यापक दृष्टि और उन्हीं सवालों के साथ आगे बढ़ रहा है जो घोष ने स्थापित किए थे? ये सोचने वाली बात है। ये एक विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि द प्रिंट के लेख पर आधारित अम्लानंद घोष के योगदान पर यह गहन चर्चा जानकारी भरी रही होगी। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। अगली बार तक खोजते रहें।